देखिए, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कर्नाटक से आते हैं और लेकिन देश की पूरी सियासत को समझते हैं। खड़गे जी उन खतरों से भी वाकिफ हैं जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, और आरएसएस की जो मंशा है उसे बखूबी वो जानते हैं। और आज से नहीं, जितनी उनकी उम्र है उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि वो खुद भी जिस जीवन से गुजरे हैं, उनके साथ जो हुआ व्यक्तिगत जीवन में, वहां से लेकर के और संघ की पूरी राजनीति को, कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर, जो उन्होंने कहा ना कि ये आपको गुलाम बनाएंगे, ये शब्द ऐसे ही नहीं निकल रहा है, ये उस पूरे अनुभव से निकल रहा है कि आरएसएस की अंततः मंशा क्या है। आदिवासियों को वनवासी कहना, जंगलों के भीतर धकेलना है। उनको आप इंसान नहीं मानेंगे, उनको आप जंगली मानेंगे। दलितों के साथ आरएसएस क्या करना चाहता है ये किसको नहीं मालूम है। उनको फिर से वही समाज से बहिष्कृत कर देना, उनका आरक्षण, उनके अधिकार छीन लेना, यहां तक कि उनके एजुकेशन को छीन लेना। और जिन मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से खबर जो निकल करके आई कि यहां शराब के ठेके तो खोले जा रहे हैं, लेकिन परिषदीय विद्यालय करीब 2700 या 27,000 बंद किए जा रहे हैं। बाद में लीपापोती की गई इस खबर पर, जब एक अखबार में छपा। तो ये किसके लिए बंद किए जा रहे हैं? कौन है जो प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? वही गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, और उनमें अधिकांशतः दलित और पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, और आदिवासी इलाकों में आदिवासी बच्चे। तो उनकी एजुकेशन आप छीन लें और शराब पिलाना शुरू करते हैं, दारू पिलाना शुरू करते हैं। और जो मुंद्रा पोर्ट पर आ रही है, कितने किलो तो पकड़ी गई है यार, राहुल गांधी ने जिसका जिक्र किया था। वो ड्रग्स कहां जा रहा है? जो नहीं पकड़ा गया वो कहां गया है? कौन लोग? पंजाब में तो एक भाजपा की विधायिका बाकायदा पकड़ी गई है ड्रग्स के साथ। तो ये कौन नशा पहुंचा रहा है? ये जो बहराइच में हुआ था राजीव जी, कि एक नौजवान मस्जिद और किसी मुस्लिम के घर पर चढ़ करके और हरे झंडे को उतार करके भगवा झंडा लहराता है, वो नाचता है, गालियां बकता है, वो कैसे हो रहा था? क्या कोई होशो हवाश में व्यक्ति ऐसा कर सकता है? उसे कौन सा नशा दिया जा रहा है? धर्म का नशा, और वो भी नशा जो दुकानें खुल रही हैं। और उसके बाद लोगों को छोड़ दीजिए, और इनके बच्चे कहां जा रहे हैं जरा वो भी देख लिया जाए। वो तो साहब अमेरिका में पढ़ेंगे, कनाडा में पढ़ेंगे, वो रूस में जाकर के एमबीबीएस करेंगे, वकालत पढ़ेंगे, वहां से लौट के आ जाएंगे तो पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, क्रिकेट में सेक्रेटरी बन जाएंगे। इन गरीबों के बच्चों को जिस तरह से नशा उनको दे करके, उन्हें बेरोजगार करके, केवल झंडा ढुलाने के लिए और दंगों में वो काम आए, उनका इस्तेमाल हो, चुनाव में वो काम करें, इसके लिए केवल छोड़ा जा रहा है। तो खड़गे जी ने जो पूछा कि बांट कौन रहा है, ये जो धर्म की अफीम जो चटाई जा रही है, आप पूरे उस ब्राह्मणवाद को जो पोषित कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये आरएसएस का एजेंडा है खुले तौर पर, ये बीजेपी का एजेंडा है खुले तौर पर। तो जहां आप बांट रहे हो और काट कौन रहा है? आप ही कर रहे हैं, आप ही डर दिखाएंगे। और एक जगह नहीं, कई जगहों से अब तो ये आरोप ही नहीं लग रहे, वो साक्ष्य भी आ रहे हैं। एक दौर में हम लोग पढ़ते थे कि दंगे कैसे भड़कते थे, किसी मस्जिद में सुअर मार करके फेंक देना, किसी मंदिर में गाय का मांस फेंक देना। और मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने देखा कि गाय को कौन काट के डाला था। या एक जगह नहीं, कई जगहों पर, अयोध्या में भी ये हरकत हुई थी। किसने वो गाय काटी थी, कौन पकड़ा गया था उसमें? ये सारी खबरें दबा दी जाती हैं, थोड़ा बहुत चलती हैं, उसके बाद गायब हो जाती। लेकिन एक मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई महिला, वो अगर योगी आदित्यनाथ को धमकी दे देती है कि हम आपको मार देंगे, क्योंकि वो मुस्लिम है, तो वो खबर चलाई जा रही है पूरे दिन।
जबकि मुंबई पुलिस ये कह रही है कि वो मानसिक रूप से वो बीमार है जी। लेकिन आपको वो करना है। और इनका हथकंडा क्या है? मीडिया के जरिए बांटना। जितने दोषी ये नेता हैं उससे कम गुनहगार ये मीडिया नहीं है जो ये कर रहा है, जो उसको प्रोपोगेट कर रहा है, लोगों के जेहन में वो नफरत फैला रहा है। ये गोदी मीडिया वो हत्यारी मीडिया बन गई है। अब वो सिर्फ गोदी मीडिया नहीं रह गई है, वो ये भी कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं। अब बटेंगे और कटेंगे। राजीव जी, अगर ये देश थोड़ा सा भी उसमें प्रबुद्ध राजनीति करने वाले लोग होते हैं तो संभवतः इस नारे को मीडिया ने गायब कर दिया होता है। हम लोगों की मजबूरी है कि चूंकि उसके जरिए विभाजन किया जा रहा है तो उसको काउंटर करें। और अगर अमेरिका होता, यूरोप का कोई देश होता तो ये नारा चलता ही नहीं, मीडिया इसको बैन कर दिया होता। और चुनाव आयोग को तो अब उसके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है जी। कि हम ये उम्मीद कर लें कि साहब चुनाव आयोग ठीक ढंग से चुनाव कराएगा। वो एक संगठन है बीजेपी का, एक्सटेंशन है वो, उससे भी मुकाबला करना है विपक्ष को। बावजूद इसके मोदी जी 240 पे अटक गए थे। और यहां झारखंड में जो स्थितियां हैं, महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं, तो विपक्ष की लड़ाई उस नफरत और विभाजन से तो है ही, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से है ही, उनके इस तरह के संगठनों से भी है जो एक मीडिया में बैठा हुआ है, एक चुनाव आयोग में बैठा हुआ है। अब ये कहने में हम लोगों को कोई न डर है न शर्म है, क्या करें जी। कहा तो जाएगा ही, जिसको पूरा देश कह रहा है। लेकिन शर्म जिनको आनी चाहिए उनको नहीं आती है राजीव, कतई शर्म नहीं आती कि कम से कम आड़ की, जैसे हम लोग गांव में वो कहावत है ना कि दिया को आड़ तो की जाए कम से कम। यहां तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है, आपको जो करना है तो करिए। झारखंड का डीजीपी बदल जाएगा चुटकियों में, और महाराष्ट्र में आप तब बदलेंगे जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा। इस तरह की जो बेशर्मी है, उस बेशर्मी के दौर में भी ये देश खड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग उसको लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और देश के लोग उनसे टकरा भी रहे, उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के सामने खड़े हुए हैं। तो ये देश के लोगों को सैल्यूट करना है। इस देश में छोड़ा तो कुछ नहीं था इन्होंने, कोई और देश होता तो अब तो टूट गया होता, पस्त हो गया होता। लेकिन इस देश के नागरिकों ने अपनी लड़ाई को जारी रखा है, और मुझे लगता है कि लड़ाई थोड़ी लंबी भले ही हो, लेकिन इस स्याह रात के बाद सवेरा जरूर होगा। जी बिल्कुल, स्याह रात के बाद सवेरा होता ही है और ज़रूर होगा। ये एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन ये देश की सियासत है, और सबसे बड़ी बात कि अब 2 राज्यों के चुनाव, 48 उपचुनाव